बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी की कार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की है, जिसमें गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर ही जान चली गई। तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। पूर्व रिकॉर्ड देखा गया है तो सिविल लाइन थाने में ही इसके विरुद्ध करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। कई इसमें गंभीर अपराध भी हैं, मर्डर के अपराध भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके विरुद्ध पूर्व में एनएसए की कार्रवाई भी की गई है और ये सिविल लाइन थाने की गुंडा सूची में भी सम्मिलित था। वाहनों में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा रोका गया और वहीं पर उस पर फायरिंग की गई है, जिससे कि घटनास्थल पर ही गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त जानकारी पाते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। मौके से हमें करीब 7 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं और एक मिस फायर्ड राउंड भी मिला है। तो एलएसी पर भारत के हाथों जमीन और आसमान में पिटने के बाद चीन की नौसेना ने भी एक शरारत की, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। खबर आई कि चीन का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था, जिसे भारत की नौसेना ने खदेड़ दिया और उसे भारत की सीमा से बाहर भेज दिया। जिस जहाज के भारत की सीमा में दाखिल होने की खबर आई उसका नाम यांगवांग 5 है, जो एक जासूसी जहाज है। यह वही जहाज है जिसे चीन ने कुछ महीने पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा था। खबर है कि जैसे ही यांगवांग 5 भारत की समुद्री सीमा में घुसा, भारत ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। लंबी दूरी के ड्रोन और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले छोटे जहाज भी काम पर लगा दिए गए। पहले तो इसकी निगरानी की गई, उसके बाद भारतीय नौसेना ने इस जहाज को खदेड़ दिया। चीन दावा करता है कि उसके इस जहाज का इस्तेमाल केवल रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का यह जहाज सैटेलाइट तक की निगरानी करने में सक्षम है। अपने इस जहाज के जरिए चीन किसी बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी भी कर सकता है। इसीलिए जब चीन के हम्बनटोटा पोर्ट पर यह जहाज अगस्त में पहुंचा था, उस वक्त भी भारत ने कड़ा एतराज जताया था। लेकिन बिना किसी कार्यक्रम के भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होना शक पैदा करने वाला है। समुद्री घुसपैठ उस वक्त हुई जब तवांग में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। उसी वक्त 2 बड़ी घटनाएं हुई। चीन की फौज के ड्रोन भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुए और उसी वक्त चीन का जहाज समुद्री सीमा में घुसा। हालांकि जल, नभ और थल तीनों मोर्चों पर भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। और बड़ी खबर बिहार के छपरा से, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है, जबकि प्रशासन की ओर से 20 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। छपरा और सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों के हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें। बिहार बीजेपी के विधायक आज शराब कांड के पीड़ितों से मिलने भी जा सकते हैं। इधर हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उन पर घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके लिए उदयपुर की कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट में चल रही हड़ताल की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो पाई और इसके लिए अगली तारीख दे दी गई। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पति समेत परिवार के कई लोगों के खिलाफ 17 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। वहां गांव वालों ने कुछ आतंकियों को इलाके में घूमते हुए देखा, जिसकी जानकारी उन लोगों ने सुरक्षा बल को दी। इसके बाद सुरक्षा बल ने उस इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के बारे में गांव वालों से पूछताछ भी की गई, ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ईरान में 400 लोगों को 10 साल तक की सजा सुनाई गई। आरोप है कि ये सभी लोग हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, जिसके लिए राजधानी तेहरान की अदालत ने उन लोगों को 10 साल की सजा दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सितंबर से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर हिजाब विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप है, जो कि पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद से शुरू हुए थे। खबर कतर से, जहां पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पर मौजूदा चैंपियन फ्रांस लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली और इसी के साथ अफ्रीकी टीम मोरक्को का पहली बार फाइनल में पहुंचने का सपना भी यहां टूट गया। अब 18 दिसंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में फ्रांस की टक्कर मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम से होगी। वहीं फ्रांस से मिली इस हार को मोरक्को के समर्थक पचा नहीं पा रहे हैं और इसी कारण उनकी
ओर से विरोध किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस की जीत के बाद किया बवाल। पुलिस से भिड़े हैं मोरक्को के समर्थक, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर समर्थक किस तरीके से पुलिस के साथ भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि वहां से हटाने का उनको काम किया गया है। बहुत लंबे अरसे बाद पहले तो मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल में चैंपियन टीम फ्रांस से मुंह की खाने के बाद अब उसे वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन मोरक्को इस हार को पचा नहीं पा रहा है, लिहाजा उसके समर्थकों द्वारा किस तरीके से हुड़दंग किया गया, बवाल किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस का दिल्ली में दफ्तर बनाया गया, जिसके उद्घाटन पर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता पहुंचे। लेकिन कांग्रेस ने बीआरएस को बीजेपी की ही बी टीम बता दिया। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की फूट एक बार फिर साफ हो गई। मतलब यह कि 2024 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटता दिखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर केसीआर की तस्वीरों वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी दिखी। 2024 के चुनाव के लिए केसीआर ने अपना एजेंडा भी तय कर लिया। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में वसंत विहार में इनका मुख्य पार्टी दफ्तर होगा। केसीआर की कोशिश बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक नया मोर्चा तैयार करने की है। उनकी कोशिश का असर तब दिखा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें बधाई देने पहुंच गए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी केसीआर को बधाई देने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने खुद को इससे अलग ही रखा। साफ हो गया कि बीजेपी से लड़ने के लिए बनाए जा रहे इस मोर्चे में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। यानी विपक्ष का यह दांव भी 2024 में बीजेपी के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा मोर्चा बनेगा जिसमें कांग्रेस के शामिल होने के आसार नहीं दिखते। कांग्रेस ने यह तक आरोप लगा दिया कि यह नया मोर्चा खुद प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाया गया, ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा किया जा सके। केसीआर के इस कदम पर कांग्रेस बुरी तरह झुंझलाई दिखी। आज जो हुआ वो मोदी जी की सलाह पे एक बीआरएस बन गया। ये बीआरएस थोड़े दिनों में वीआरएस होने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। केसीआर के नए मोर्चे को पीएम पद पर उनकी दावेदारी की तरह देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम भी पीएम उम्मीदवारों में शामिल हुआ है। उन्होंने बिहार के 2025 के चुनाव के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बनाने का ऐलान किया था। यानी खुद वो लोकसभा की लड़ाई में जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। विपक्ष से टीएमसी की दूरी के पीछे भी ममता बनर्जी की दावेदारी को ही वजह माना जाता है। आम आदमी पार्टी भी 2024 में नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की बता रही है। मतलब यह कि विपक्ष में पीएम पद के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जिसका सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को ही मिलेगा। यूपी के नोएडा में पुलिस ने चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वालों से अवैध रूप से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाइनीज लोन ऐप के जरिए कर्ज लेने वालों से जबरन वसूली करने के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 36 डेस्कटॉप और 15 लैपटॉप समेत कई स्मार्टफोन, 135 सिम कार्ड, हैंडफोन और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग चीन के एक नागरिक के संपर्क में रहते थे। चाइनीज ऐप से लोन लेने वाले लोगों को कॉल करके किश्त के नाम पर पहले करीब 1.5 गुना पैसा वसूला जाता था। ये लोग कर्ज लेने वाले का मोबाइल हैक करके उसकी तस्वीरें और नंबर हैक कर लेते थे। बाद में उसकी अश्लील फोटो बनाकर उससे 10 से 12 गुना तक पैसा वसूला जाता था। पुलिस ने चाइनीज लोन ऐप से बचने की सलाह दी है।